भी मिल जाएंगे, हमारे हिस्ट्री के ग्रुप पे भी ये नोट्स मिल जाएंगे। हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके कोशिश करेंगे कि ये वाला डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर और वो वाला चैप्टर डिक्लाइन के साथ साथ हम वो भी कर लें, सर सैयद अहमद ख़ान या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस साथ कर लें अभी इसके, क्योंकि दो चैप्टर्स का एम है कि 2 चैप्टर हम कर लें अभी इस 1 आवर में, और बाकी चैप्टर मतलब आगे करेंगे हम। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर दीजिए, और जब मैं क्वेश्चन सेशन करूँगा हर चैप्टर के एंड में मैं अपने क्वेश्चन रेडी रखिए। मैं इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता हूँ, अपने आगे एक रजिस्टर रखिए जिसमें अपने क्वेश्चंस लिखिए, और इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे डेट्स और वो सब उसमें लिखिए। सारी रिसोर्सेज आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और कर दी गई हैं। जो न्यू कमर्स हैं उनके पास शायद नहीं होंगी, लेकिन उनको भी कर दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है द मुग़ल एम्पायर। इसके अंदर हमारे पास शुरू में बहुत सारे हमारे पास वो हैं, हमारे पास जैसे बहुत सारे मुग़ल किंग्स हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, लेकिन जो हम मतलब सिलेबस है ना हमारा और जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ औरंगज़ेब है। इनमें से आपको इनके पीछे का याद करना है, आपको इनका ऐसा वैसा याद नहीं करना। बस अगर हु वॉज बाबर आए तो आपको ये आना चाहिए। गाइस, आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है? प्लीज़ चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर दिए। कैन यू गाइस हियर मी करेक्टली? प्लीज़ एक्नॉलेज इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। आई रिसीव मैनी यस, सो आई थिंक आई एम ग्लैड। सो जी, तो गाइस इससे पहले हमारे पास बहुत सारे मुग़ल किंग्स हैं, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ औरंगज़ेब पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर हमारे पास आए 10 मार्कर जिसमें पूछा हु वाज हुमायूं, हु वाज बाबर, हमें सिर्फ इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लिखते हैं। अब मैं शुरू की इतनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। बाबर कौन थे भाई? बाबर फर्स्ट मुग़ल एम्पायर थे। उनके सबसे पहले मुग़ल एम्पायर थे। वो अपने आप को टर्किश समझते थे, उनको पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट था। ऐसे आपको ब्रीफ्स की बायोग्राफिकल डिटेल्स याद करनी है, जिसको मतलब डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम डायरेक्टली आते हैं। हमें एक और चीज़ पता करनी है कि ईस्ट इंडियन कंपनी को जिसने परमिशन दी थी ना, जिसने परमिशन दी थी ट्रेड करने की, वो थे किंग जहांगीर। अब हम पढ़ते हैं औरंगज़ेब का मतलब रेन। औरंगज़ेब जब पावर में आए वो कैसे आए भाई? इनके फादर का नाम शाहजहां था और उनके 4 भाई थे। उन चारों भाई में जब शाहजहां की तबीयत ख़राब हुई तो मतलब ये चारों भाई समझे कि शाहजहां अब मतलब उनकी डेथ होने वाली है शाहजहां की, और शाहजहां का और अब तख्त कौन संभालेगा? अब चारों भाइयों के पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, गवर्न बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स के उनके पास गवर्नमेंट थी, और उनके आर्मीज भी बहुत स्ट्रांग थी। डिस्प्यूट यहाँ से शुरू हुआ। मुराद मुराद जो थे वो शाहजहां जिसको सपोर्ट करते थे ना, जो चाहते थे, शाहजहां खुद पर्सनली चाहते थे कि जो एम्परर बने, जो उनका सक्सेसर बने, वो थे मुराद, जिनको शाहजहां ने बाद में सपोर्ट भी किया था। अब हमारे पास 3 भाई हैं औरंगजेब के, मुराद, शाह शुजा और दारा शिको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जो औरंगजेब ने जब तख्त संभाला था ना, वो सक्सेशन डिस्प्यूट से हुआ था। मैं जरा बैकग्राउंड बनाने के लिए दे देता हूँ। औरंगजेब ने तीनों भाइयों को डिफीट किया, और उनके जब फादर ठीक हो गए, मतलब उनकी बीमार हुए, वो ठीक हो गए, फिर भी शाहजहां वो औरंगजेब ने कहा नहीं, अब मैं पावर में आऊंगा, और उन्होंने शाहजहां को हटा दिया पावर से, और उनको मतलब प्रिजन में रखा उनकी डेथ तक। अब हम औरंगजेब के हम वजहें पढ़ते हैं मुगल एम्पायर की, मतलब क्यों मुगल एम्पायर इतनी करोड़ हुई थी। और बहुत सारे स्टोरियंस औरंगजेब पे इल्ज़ाम लगाते कि औरंगजेब की वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया था। हम अब डिक्लाइन के रीजंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिक्लाइन की रीज़न है जो फॉरेन इन्वेजन्स हुई थी हमारे इस पे इंडिया पे, फॉरेन इन्वेजन से मुगल एम्पायर की। नादिर शाह ने इन्वेड किया था, अहमद शाह दुरानी अब नादिर शाह ने इन्वेड किया था। नादिर शाह ने क्या किया था? नादिर शाह ने बहुत सारी टेरिटरीज को प्लंडर किया था, उनके मतलब रिसोर्सेज, उनके रिचेस ले गए थे, और तो और उनके जो मतलब इससे पता चल गया था कि मुगल एम्पायर वीक है। इसकी डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉरेन इन्वेजन में याद होना चाहिए कि नादिर शाह ने इन्वेड किया था, और इन्होंने एम्पायर को इनको पीकॉक थ्रोन ले गए थे मुगल एम्पायर का, जिससे पता चल गया था कितने वीक है मुगल एम्पायर। अब भाई 1947 में अहमद शाह दुरानी ने इन्वेड किया, और तो और
डिफरेंट मतलब इन्वेजन हुई, फिर ब्रिटिश ने इन्वेड किया और सब इन्वेजन से आ गया मुगल एम्पायर का एंड। अब मुगल एम्पायर भी कैटेगरी में पड़ेंगे। सबसे पहले मुगल एम्पायर की बड़ी मतलब साइज, औरंगजेब के दौर में मुगल एम्पायर इतना बड़ा था कि अब पूरा इंडिया, पूरे पाकिस्तान को अगर आप मिला लेना तो साउदर्न इंडिया जो कि मराठास के अंडर था, उसके अलावा मुगल एम्पायर ने हर टेरिटरी को सीज कर लिया था तकरीबन। बस बलूचिस्तान का थोड़ा सा पार्ट नहीं सीज किया था, और यहाँ तक कि थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का सीज हुआ था, और बाकी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन थी। इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन में अब ये पहले हमारे तो व्हाट्सएप है हमारे पास बहुत सारे मतलब चीजें हैं जिससे हम कॉल कर सकते हैं इंस्टेंट, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आपको एक मतलब मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत आपको दूर सफर करना पड़ता। तो आप लिखेंगे द एम्पायर वॉज ह्यूज टू एडमिनिस्टर, as it was so huge that it was very huge and the decision had to be carried 1,000 miles। अब आप ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सबको ये चीजें याद हो जानी चाहिए। मैं ये क्लासेस इसलिए ले रहा हूँ ताकि 4 दिन में आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कवर नहीं हो जाए। आप मेरी क्लासेस लेनी ताकि आपको पक्की तरीके से मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूँ आपके दिमाग में ये चीजें बैठती जाए। तभी एक रजिस्टर ले लें और ये लिख दे औरंगजेब की रीजंस ऑफ डिक्लाइन, द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। आप इसका इसमें ऐसे ये लिखेंगे कि डिसीजन हैड टू बी कैरिड टू लाइक फार फार डिस्टेंसेस, और जैसे एम्पायर दिल्ली से पूरा इंडिया कंट्रोल कर रहा है और यहाँ मिसोर में जैसे हमारे पास वो रिबेलियन पैदा हुआ, अब इसमें पहुंचते पहुंचते 1 महीना लगेगा और इतना ग्रो करता जाएगा और इससे एम्पायर करोड़ हुई। तो ऐसे ये हमारा कवर हो गया कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। इसको कम्युनिटी आप अपनी कॉपी पे कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन लिख दें। ले बहुत सारे नोट मेरे पास वो आ रहे हैं, कैन यू शेयर द नोट्स। आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ अपने आगे रजिस्टर रखें, क्लास खत्म होते ही मैं ब्रेक में आपके पास ये भेज दूंगा, यानी अगली हमारी क्लास है ना जब 1 घंटे बाद, उसमें आपके पास ये पीडीएफ होगा नोट्स का। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन हमारे पास हो गया। अब सक्सेशन डिस्प्यूट्स, मैंने औरंगजेब की सक्सेशन आप लोगों को क्यों समझाई, यही वजह है क्योंकि इससे मुझे लिंक करना था इसको। औरंगजेब के ने एम्पायर थी और मतलब सक्सेशन डिस्प्यूट, ये और यहाँ लिखा है औरंगजेब सक्सेशन, लेकिन आप ओवरऑल सक्सेशन डिस्प्यूट्स पे बात करेंगे। सक्सेशन आप बोलेंगे कि सक्सेशन डिस्प्यूट्स करोडेड द एम्पायर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब पहले बताएंगे आप पैराग्राफ सक्सेशन डिस्प्यूट्स क्या थी। दे सक्सेशन डिस्प्यूट्स वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द ब्रदर्स और द सक्सेसर्स और द रिलेटिव्स ऑफ द एम्परर इन ऑर्डर टू सीज द थ्रोन। हर कोई चाहता भाई मेरे पास आए मेरे पास आए, सब पावर के लिए ग्रीडी थे जिसकी वजह से हुई। अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने अपनी एम्पायर अपने बेटों के दरमियान तकसीम कर दी, ताकि औरंगजेब के दौर में जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स हुई थी उनकी आर्मीज लड़ी थी उसकी वजह से। मतलब औरंगजेब ने शाह शुजा, आपको एक बात बताऊं, मुगल एम्पायर के खिलाफ औरंगजेब लड़ा था। मुगल एम्पायर के खिलाफ कैसे लड़ा था, शाहजहां जो था ना इंपीरियल, वो दारा शिकोह को सपोर्ट करता था और दारा शिकोह के साथ उसने औरंगजेब पे हमला किया था। यानी जी, औरंगजेब पे हमला किया था दारा शिकोह के साथ मिलके, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत इसमें बंदे मरे, इसमें बहुत नुकसान हुआ मुगल एम्पायर को। प्लीज गाइस म्यूट योर माइक्स, डू नॉट अनम्यूट, दिस इज कॉजिंग वेरी डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, तो जी बहुत सारे सक्सेशन डिस्प्यूट्स होते थे जिसकी वजह से एम्पायर क्रूड। औरंगजेब ने पूरी एम्पायर सोचे, चार चार आर्मीज लड़ी हैं एम्पायर की एक दूसरे, तो कितने मतलब ये डिक्लाइन आया होगा। ये औरंगजेब के बेटों के दरमियान भी यही जंग छिड़ गई जो औरंगजेब के दौर में छिड़ी थी। और ये जंग, गाइस कैन यू हियर मी करेक्टली, चैट बॉक्स में जैनब इफ्तिखार का मैसेज आया है कि माय वॉइस इज क्लियर, इज माय वॉइस क्लियर। Zainab, I think there is a network issue at your end because सारे बच्चे मुझे क्लियर क्लियर के मैसेजेस कर रहे हैं। आई कंटिन्यू। अच्छा, तो हमने अब पढ़ ली 2 रीजंस जो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए। एक थी कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी वजह ह्यूज एम्पायर था, कम्युनिकेशन का मसला था। दूसरा है हमारे पास जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स थी जो एम्पायर के मरने या बीमार होने के बाद जो लड़ी गई थी, वो करोड़ कैसे किया था। ये दो आपको पक्की तरीके से याद हो जाने चाहिए। आपको याद हो गए, चैट बॉक्स में प्लीज एक्नॉलेज करिए। और कोई क्वेश्चन है यू ऑल कैन प्लीज हैंड रेस करिए अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है। आई विल अनम्यूट यू। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा है जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
जी नहीं, पूछिए। नईम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जनरेशन की, मतलब थोड़ा आप रिपीट कर देंगे, थोड़ा लाइक ब्रीफली। ओके, मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ क्लास में रेगुलर आने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, अपना हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज़, जब आपका मतलब मसला एड्रेस हो जाए। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम दो चीज़ें हमने सिर्फ पढ़ी है, कब कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या थी, एम्पायर बहुत ह्यूज था, इसमें मैं समरी दे रहा हूँ पूरा, ऐसे नहीं वापस रिपीट नहीं करूंगा। पूरी ये मतलब पूरे ये क्या नाम है, पूरे इतनी बड़ी इंडिया थी, इसमें जब भी मतलब बहुत बड़ी थी, इसमें डिसीजंस बहुत दूर, जैसे एक कानून पास हुआ, दिल्ली कैपिटल था, कानून पास हुआ, उसको दूर दूर तक पहुंचाना है। मतलब कोई मतलब व्हाट्सएप ऐसा कुछ नहीं था, ईमेल वीमेल नहीं थी, हमें मतलब एक घोड़े पे बंदा भेजना होता था, गाड़ी भी नहीं थी, जहाज भी नहीं था, घोड़े पे बंदा भेजना होता था, जिसके मतलब घोड़े पे बैठ के जाता था वो, और बहुत देर लगती थी इसमें। तो इसमें बहुत गाइस जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आई विल नॉट एड्रेस योर अभी, लेकिन मैं आपके चैप्टर के एंड में अपने क्वेश्चंस प्लीज रखिएगा, जो जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत ह्यूज थी, तो इसमें जब भी कोई ऐसे रिबेलियन, जैसे मिसोर में रिबेलियन हो गया, तो दिल्ली, उसको दिल्ली में जाने में ही उस खबर पहुंचने तक कि 1 महीना लग जाएगा, और 2 महीने पहुंचने में लगेंगे, तब तक कितना रिबेलियन ग्रो हो जाएगा। तभी ये थी औरंगजेब की सक्सेशन डिस्प्यूट्स, ये थी कि जैसे या और जब भी किसी मतलब एम्पर का इंतकाल होता था, मतलब वो सिक होते थे, तब भी उस पर बहुत रिवॉर्ड्स होती थी उनके बेटे और सक्सेसर्स के दरमियान। दो हम एग्जांपल्स दे सकते हैं। सबसे पहली एग्जांपल औरंगजेब की अपनी है, कैसे शाहजहां से उन्होंने थ्रोन छीना, चार चार भाई, तीन तीन आर्मीज को फेस किया औरंगजेब ने, जिससे बहुत मिलिट्री डिक्लाइन आया। और तो और दूसरा हम बताएंगे, औरंगजेब की जो बेटों के दरमियान डिवाइड किया था फिर भी, और ये सक्सेशन डिस्प्यूट्स और मुगल एम्पायर के एंड तक चलती रही। अब मैंने दो चीजें कर ली, और मुझे 100% है कि आप लोग को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है, कुछ नहीं समझ आया, हैंड रेस कीजिए प्लीज। किसी ने हैंड रेस नहीं किया, तो सब समझ आ गया आप लोगों को, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अब मिलिट्री के अंदर ये जो दो हेडिंग्स आपको दिख रही है, मिलिट्री कॉस्ट और डिक्लाइन इन मिलिट्री एक्सपर्टीज, 14 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें ये पूरा एक करके लिखना होता है। और अगर आप 7 मार्क्स के क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी एक को डिस्क्राइब करते काफी है, लेकिन अगर आप दोनों को 14 मार्क्स के भी में दोनों को लिखें और 7 मार्क्स के भी दोनों में लिखें, तो जबरदस्त हो जाएगा। चलें भाई, अब जो मिलिट्री कॉस्ट है ये क्या होता है। अब भाई, जैसे औरंगजेब के दौर में वॉर्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। औरंगजेब के दौर में मराठा की वॉर चली थी, जैसे मैंने आपको कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन बताया था कि पूरा इंडिया था साउदर्न इंडिया के अलावा। ये छोटा सा ऐसा क्या है भाई, ये क्यों नहीं है औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने पूरी मिलिट मुगल की ट्रेजरी, इतने बड़े एम्पायर के टैक्सेस मराठास के लड़ने में भी खर्च कर दिए, लड़ने में खर्च कर दिए, लेकिन वो मराठास को नहीं हरा सके। औरंगजेब की डेथ हो गई, फिर भी मराठास की डेथ मतलब मराठास सब मतलब नहीं हारे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुगल एम्पायर को सबड्यू कर दिया, और ब्रिटिश ने उनको डिफीट किया था, वरना उन्होंने तबाही मचा दी थी। अब क्या भाई, और मिलिट्री कॉस्ट में आप ये लिखेंगे, सक्सेशन डिस्प्यूट का एक छोटा सी एक लाइन देंगे सिर्फ, क्योंकि अगर पहले सक्सेशन डिस्प्यूट्स रिड्यूस द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल एम्पायर, और आप बताएंगे कि रिबेलियंस इमर्ज्ड द एम्पर, मतलब रिबेलियंस के ऊपर बहुत खर्च करते थे, और वो औरंगजेब ने मराठास के लिए अब पूरी मुगल ट्रेजरी खाली कर दी थी। मराठास के लिए पूरी मुगल ट्रेजरी खाली कर दी थी। रजिस्टर है तो नोट कर ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिक्लाइन इन मिलिट्री एक्सपर्टीज में आता है, जब मतलब जब मुगल एम्पायर के बंदे लड़ रहे थे ना, मतलब लड़ रहे थे एक दूसरे से सॉरी, जब रिबेलियन से और दूसरे फॉरेन से लड़ रहे थे, तो उनके एक्सपर्ट्स की डेथ हो रही थी। जैसे बहुत सारे मेरे पास स्किल्ड सोल्जर्स हैं, उनकी डेथ हो रही है, और मुझे और एम्प्लॉय करने पड़े, लेकिन जो और एम्प्लॉय होंगे तो छोटे, मतलब वो थोड़े डिग्रेडेड रैंक के होंगे, और वो एकदम से ऑफिसर रैंक पे तो नहीं आ जाएंगे। एक तो ये है, और एक वो है कि जब मुगल्स ने इतना जीत रहे थे, मतलब मुगल्स को इतनी बड़ी किंगडम थी, तो बहुत लेविश लाइफस्टाइल हो गया था उनका, जिसकी वजह से उन्होंने जैसे गन्स नहीं, उन्होंने तलवारों में ही उन्होंने अपना गुजारा करा, और तलवारों में गुजारा करने की वजह से ब्रिटिश आया और ने कैनन से मुगल एम्पायर को उड़ा के रख दिया।
अब इकोनॉमिकल डिक्लाइन, इकोनॉमिकल डिक्लाइन के अंदर बहुत सारी हरकतें आती हैं मुगल्स की जिसकी वजह से इकोनॉमिकल डिक्लाइन आया था। सबसे पहले थी प्लेजर सीकिंग। भाई आप मुगल की पूरी ट्रेजरी एम्प्टी करें मराठा से लड़ लड़ के, लेकिन आप बाज नहीं आ रहे। औरंगजेब के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि औरंगजेब मतलब इतने प्लेजर सीकिंग, उन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट मॉस्क बनवाई हुई थी अपने लिए, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता औरंगजेब के अलावा। ये बहुत प्लेजर सीकिंग थे और उन्होंने मतलब बहुत अपने फ्रेंड्स और नोबल्स को बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे, और जिसकी वजह से पूरी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। पर्ल मॉस्क यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्टर में आपको बोला था रखने के लिए, अगर आपने लिख रखा है तो आपको बहुत फायदा होगा। लेविश लाइफस्टाइल हो गया था और इससे पर्ल मॉस्क बनाई थी, एक्स्ट्रा वेगेंट हो गया था। एक बंदे ने चैट में कहा बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसमें लेविश लाइफस्टाइल पर्ल मॉस्क की एग्जांपल जरूरी है। पर्ल मॉस्क औरंगजेब ने अपनी प्राइवेट प्रीचिंग के लिए बनाई थी। अब हमने पढ़ लिए इकोनॉमिकल, मिलिट्री, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ये 3 हेडिंग्स पढ़ ली हैं, आप सबको ये याद होनी चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप जवाब देंगे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेट्स सी। साद अब्दुल्ला, आपको अनम्यूट करने के लिए मैंने ऑप्शन दे दिए, अनम्यूट करके जवाब दीजिए, मिलिट्री एक्सपर्टीज क्या थी? साद अब्दुल्ला, मिलिट्री एक्सपर्टीज को रिपीट करिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? साद अब्दुल्ला। अब्दुल अजीम, आप मिलिट्री एक्सपर्टीज को रिपीट करिए। अब्दुल अजीम। वो है ना कि क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं वो उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया ना, तलवारों से लड़ता रहा, जैसे आपने एग्जांपल दी कैनन्स लेके आ गया ब्रिटिश, वो चीज़ है ना, इम्प्रूव नहीं किया, एडवांसमेंट नहीं यार हुआ। मैंने आपके समझने, आपने बहुत जबरदस्त कहा है अजीम, मैंने यही कहा था, लेकिन मैंने तलवारों की एग्जांपल दी थी आपको। लेकिन लिखना ये, आप ये नहीं लिखेंगे तलवार लेके पहुंच गए थे, आप ये लिखेंगे द मुगल मिलिट्री वाज नॉट मॉडर्नाइज, मतलब मॉडर्नाइज नहीं की गई थी। इतने प्लेजर सीकिंग हुए थे, उन्होंने ख्याल करना ही छोड़ दिया था। वो अपनी तलवारें लेके हर जगह पहुंच जाते थे जहां भी जंग लड़नी है। यहाँ पर रेबेलियन है, यहाँ पर भेज दिए 200 तलवारों के साथ। भाई आप कह रहे हैं आपकी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। जिसके पास क्वेश्चन है वो हैंड रेज करिए। मोहम्मद बिलाल खान, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे जी सक्सेशन डिस्प्यूट्स के बारे में पूछना है। जैसे सक्सेशन डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री ऐसे तो है ना, जैसे बहुत से वो आते हैं एस्पेक्ट्स आते हैं, तो हम इसे किस हेडिंग में लिखेंगे या अलग से लिखेंगे? यार आपके पास, मैं आपकी क्वेरी का जवाब देता हूँ। क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? वर द मिलिट्री रीजंस द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? 14 मार्क्स का क्वेश्चन। वर द इकोनॉमिक रीजंस द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? ऐसी सिचुएशन में 14 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। जैसे बिलाल खान प्लीज अपना हैंड लोअर कर दीजिए अगर मैं आपको समझा रहा हूँ जी। तो जैसे रिबेल मुगल जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दी हुई है ना, आप उसको पहले पैराग्राफ में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। आप उसको पहले पैराग्राफ में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि, और ये जहां तक कि ये बात है, आपका सवाल है, आपने पूछा है कि ये सक्सेशन डिस्प्यूट किसके अंदर आती है। भाई आप अगर आप ऐसे ऐसे इतनी ज्यादा की लेवल के अकल से सोचे ना, तो आप पूरी मिलिट्री को इकोनॉमिक के अंदर लिख लें, क्योंकि मिलिट्री में कुछ पैसे खर्च होते हैं ना, तो आप ये नहीं लिखेंगे। मिलिट्री के अंदर वो होती है जो मिलिट्री एक्शन, चाहे उसमें कितने ही पैसे खर्च हो। इकोनॉमी में आपके पास वो आएंगी जो डायरेक्ट, मतलब इकोनॉमी को जाके जिसने तीर मारा था डायरेक्ट, वो इकोनॉमी लिखी जिसमें प्लेजर सीकिंग आती है और एम्पायर के अपने नोबल्स के साथ खर्चा आता है। उस्मान, मैं अभी रिपीट करता हूँ, मिलिट्री। जी अयाज साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मुझे ये पूछना था कि रिलीजियस रिफॉर्मर स्टार्ट करवा दिए क्या? नहीं, मैं अभी सिर्फ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और रिलीजियस रिफॉर्मर्स कराऊंगा इस 1 घंटे में, तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। अभी ये सिर्फ मैं ये करा रहा हूँ, रिलीजियस रिफॉर्मर्स की बात कराऊंगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बाद। औरंगजेब की पॉलिसीज बता दीजिए मोहम्मद बिलाल खान। अभी बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। औरंगजेब की पॉलिसीज का इतना, मतलब आपने पूछे तो बता देता हूँ, क्योंकि नोट्स में आप पढ़ सकते हैं, इतने कोई डिटेल नहीं है। औरंगजेब की पॉलिसीज है, औरंगजेब की पॉलिसीज की है कि औरंगजेब ने थोड़ी जिजिया री इंट्रोड्यूस करा था मुस्लिम्स के ऊपर अपने। ये मतलब ज्यादा आता नहीं है, लेकिन इनकेस में करा देता हूँ। औरंगजेब ने क्या किया था, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया इंट्रोड्यूस कराया था। जो एक टैक्स होते हैं नॉन मुस्लिम से करेक्ट हो जाता है। इसको आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि पूरा नॉन मुस्लिम जो इससे बहुत
मतलब पसंद नहीं करते थे। दूसरा पॉइंट आएगा कि कोर्ट्स में सिंगिंग, डांसिंग और अल्कोहल जैसे हरकतें बैन कर दी थी औरंगजेब ने, और मतलब ऐसे कर दिया था। ये दो औरंगजेब की रिफॉर्म, जिजिया अबॉलिशमेंट और बैनिंग ऑफ सिंगिंग, डांसिंग इन कोर्ट, जिससे मतलब उसके नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी। और आप लिखेंगे कि एबॉलिशमेंट मतलब ट्रेड्स के ऊपर, जो ट्रेडर्स के ऊपर औरंगजेब के दौर में टैक्सेशन बहुत हाई थी। इस हाईनेस की वजह मैं आपको बता दूं भाई, औरंगजेब के दौर में जो वॉर्स लड़ते ना मराठा से, उसके और दूसरे मतलब फॉरेन इन्वेजन से, बहुत औरंगजेब को शौक था बड़ी करने का, और बहुत प्लेजर भी था। तो उसके लिए टैक्स कहाँ से आ रहा था? लोगों के पैसों से। तो लोगों के पैसे वहां से टैक्सेशन को आते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेडर्स से उसमें टैक्सेशन अबॉलिश की थी। हाउ सक्सेसफुल वर औरंगजेब्स पॉलिसीज, 7 मार्कर। इसको मैंने बता दिया आपको। औरंगजेब की पॉलिसीज, नहीं आपका क्वेश्चन गलत है इस बार ताहिर। हाउ सक्सेसफुल से नहीं, हमेशा 7 मार्क्स का क्वेश्चन वाई से शुरू होता है, हमेशा 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 वाई से शुरू होता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन। वाई 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 डिड औरंगजेब कंट्रीब्यूट इन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? ये 4 पॉइंट्स हैं, इधर देख सकते हैं आप इसको पूरा ये। लेकिन ये देखें, ये लिखा है ही रिस्पोर्ट जीत गया। आप इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि औरंगजेब के दौर में मतलब ही वाज अ प्रो इस्लामिक रूलर, ही इंट्रोड्यूस्ड जिजिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स व्हिच ग्रेटली disheartened the non-Muslims, and the non-Muslims did not like Aurangzeb's reign. This coupled up with the banning of alcohol, singing and dancing in courts, which was also Islamic policies, and this discouraged the population from द नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन फॉर सपोर्टिंग हिज रूल। दूसरा आप टैक्सेशन के बारे में बताएंगे। औरंगजेब की पॉलिसीज का अगर क्वेश्चन आ जाए, कभी आया तो नहीं फिर भी आ जाए, तो आप हमेशा करेंगे औरंगजेब पॉलिसीज वर नॉट सक्सेसफुल, आप इस पर ही करेंगे। आप ये इसको पढ़ सकते हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल ये यहाँ पर है, इसको डिस्क्राइब करना है आपको। अब मैं प्लीज मूव ऑन करता हूँ, टाइम पहली कम है हमारे पास, जब नो प्रॉब्लम इस बार। अच्छा जी, तो अब हमारे पास आता है इसके बाद यूरोपियंस इन इंडिया। ब्रिटिश ब्रिटिश वो लोग जिन्होंने इंडिया को बर्बाद कर दिया। आपको मैं एक बात बताऊं, 25% पूरी दुनिया की जीडीपी इंडिया से आती थी। पूरे 25% ऑफ जीडीपी इंडिया से आती थी। ये अंग्रेजों ने क्या किया कि ये आए, इन्होंने थोड़े साल बाद जीडीपी 23 तक पहुंची, फिर 18% तक पहुंची, और फिर मतलब समझ जाए क्या हुआ उसके बाद, मतलब बहुत जमीन को पहुंच गई जीडीपी। अब मैंने डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब पढ़ा दिया है। ये यार ये जो प्लीज गाइस प्लीज रेगुलर होने की कोशिश किया करें, बहुत डिस्टर्बिंग है जब आप लोग ऐसी मीटिंग के बीच बीच में आके ज्वाइन करें, मुझे पूरी विंडो खोल खोल के उनको एंटर करना पड़ा है। ब्रिटिश की मतलब कब आए थे इंडिया में? 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दी। 1608 में ये इन्होंने औरंगजेब क्यों लिखा हुआ है यहाँ? उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी ने अग्रीमेंट किया था उनके साथ। शाहजहां किसने परमिशन दी थी इनको? 1615 में औरंगजेब ने नहीं दी थी, 1608 में नहीं। आप ये नोट कर लें, तभी आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक रखना अपने आगे, कॉपी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करें इसको, लिखे जो मैं बोल रहा हूँ। 1600 a group of individual merchants were granted permission by the Queen Elizabeth, granted permission by the Queen Elizabeth, and in 1915 Shah Jahangir, the Mughal ruler also known as Jahangir, granted the permission in 1615 to the British for trading in India। 1615 याद रख लें, प्लीज याद रखें, प्लीज गाइस याद रखिएगा इसको प्लीज। अच्छा जी, अब ये सब ये बैटल्स की मैं आपको बता देता हूँ कि क्या। बैटल ऑफ प्लेसी 1757। अब भाई मुगल एम्पायर 1707 में डिक्लाइन उनका शुरू हो गया था और उनका बुरा टाइम आ गया था। प्लीज लेक्चर के बीच में हैंड रेज नहीं किया करें। मुस्तफा ख्वाजा चैट बॉक्स में बोले लेक्चर के बीच में, एंड में जब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिर हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपकी क्वेरीज को एड्रेस करूंगा डायरेक्टली वॉइस टू वॉइस। अच्छा जी, तो अब बैटल ऑफ प्लेसी पे आते हैं, ब्रिटिश एक्सपेंशन में। अच्छा जी, तो 1757 में ब्रिटिश बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स हो चुके थे इंडिया के, और रॉबर्ट क्लाइव मतलब क्यों हो चुके थे स्ट्रॉन्ग रूलर्स?
अगर आप मेरे साथ रहें और आपने गौर से मेरी हर बात को गौर से सुना है और जैसा कि मैंने बोला याद किया है, तो आपने फॉरेन इन्वेजन में यहाँ देखा होगा ये क्या डेटा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इधर रख लें कि 19 ब्रिटिश से पहले ही ये तबाही शुरू हो गई थी होना। अच्छा जी, तो मतलब नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी और जितने ये मराठास, इन सब ने मुगल एम्पायर को 1957 से पहले ही इन्होंने मुगल एम्पायर पे मतलब हमला कर दिया था इन लोगों ने, मतलब बुरी नजर रखना शुरू कर दी थी। अच्छा जी, तो अब फिर ब्रिटिश के हमारे पास आते हैं, 3 बैटल्स आती है, 3 बैटल्स, इसमें से बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बुक्सार और एनेक्सेशन। इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 2 बैटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन विल द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट? अभी मैं ये 2 चैप्टर्स कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि 8:20 तक हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा हो रही है, अभी जल्दी से वाइंड अप करके करूंगा, तो 8:30 तक हो जाए ये। तो मैं 8:30 तक करवाने की कोशिश करूंगा ये चैप्टर, और ये मतलब ये सेशन, और फिर 8:30 से 9 तक आपको एक ब्रेक दूंगा, ईशा की नमाज पढ़ लिएगा उस ब्रेक में जिसको नमाजें पढ़नी है। और प्लीज जितने बच्चे हैं सब मुझे चाहिए अगले सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेक्शन 1 कवर हो जाएगा, मैं आपको मार्किंग स्कीम समझा दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, एक एक बच्चे की क्वेरी एड्रेस करूंगा पूरी तरीके से, आपको सब समझ आ जाना चाहिए। कुछ अगर आप कोई नहीं शर्माए, सब जो समझ में नहीं आ रहा बता दें, 10 बार रिपीट करूंगा, लेकिन प्लीज अभी पहले करवाने दें, एंड में हम पूरा सेशन करेंगे, सबकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि आप क्लास अटेंड करें। ये नहीं कि भाई आ रहे नए अल्लामा इकबाल साहब क्लास में आ रहे हैं कि जी हमें बताएं जरा शुरू से, ये कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज क्लास अटेंड करिए, जो जो क्लास अटेंड करेंगे शुरू से उनकी क्वेरीज को पूरी तरीके से एड्रेस करूंगा, चाहे वो पूरे 5 चैप्टर मुझसे दोबारा पूछ लें। अच्छा जी, तो अब बैटल ऑफ प्लेसी हुई 1957 में, जिससे पहले करोजन हो चुकी थी। अब जो सिराजुद्दीन दौला था, नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दीन दौला, उनको फ्रेंच से थोड़ी सी सपोर्ट थी उनके पास, तो उनकी सिराजुद्दीन दौला की आर्मी ब्रिटिश आर्मी यानी रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी से बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, मतलब उससे 10% बड़ी थी। 10% मत देखिएगा, मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूँ मैं आपके दिमाग में बैठाने के लिए, कि सिराजुद्दीन दौला की आर्मी उसकी आर्मी से, रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी से बहुत थोड़ी सी बड़ी थी। लेकिन हरकत क्या हुई कि सिराजुद्दीन दौला का कमांडर था मीर जाफर, याद कर ले, मीर जाफर। उसने एक गद्दारी की और उसने सिराजुद्दीन दौला के सोल्जर, वो जनरल था सिराजुद्दीन दौला की आर्मी का, और उसने गद्दारी की और सिराजुद्दीन दौला और 300 सोल्जर्स मारे गए, जिसके बाद मीर जाफर को गिफ्ट देने के लिए बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें तो आपको सबको पता है, ब्रिटिश की हरकतें भी आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। 1964 यानी 7 साल बाद हुआ ये। मीर जाफर को आया गुस्सा, क्यों आया गुस्सा ये इधर लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, रजिस्टर में नोट कर लीजिए। मीर जाफर से ये ईस्ट इंडियन कंपनी गिफ्ट्स मांगते थे, गिफ्ट्स, प्लीज गिफ्ट्स दीजिए हमें, मतलब गिफ्ट्स चाहिए हमें, और ये गिफ्ट्स के तौर पे लैंड जबरदस्ती गिफ्ट लेते थे अपने ये लोग। तो मीर जाफर के जो बेटे थे मीर कासिम, उनको आया गुस्सा, और 1964 में शाह आलम जो कि मुगल एम्पायर था उनके साथ यूनाइट हुए। 1964 में बैटल ऑफ बुक्सर रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ लड़े। रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी बहुत सुपीरियर थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ नंबर में भी और मतलब स्ट्रेटेजी में भी, जिसकी वजह से गए। इट इज सिराज उद्दौला नॉट सिराजुद्दौला, सॉरी यस सिराजुद्दीन दौला नहीं है, सॉरी गाइस, सिराजुद्दीन दौला मैं आपको बोल रहा हूँ गलती से, सिराजुद्दौला नॉट सिराजुद्दीन दौला। थैंक यू बिलाल खान फॉर एड्रेसिंग दिस। हेक्टर मुनरो था बैटल ऑफ बुक्सर में। हेक्टर मुनरो मैं आपको बताता हूँ कौन था, टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़े थे हेक्टर मुनरो, जिसमें टीपू सुल्तान हेक्टर मुनरो के बेटे को, जब एक वाक्य बताता हूँ, हेक्टर मुनरो की जो मतलब वॉर हुई थी एक टीपू सुल्तान के अगेंस्ट, उसकी डेट में एग्जैक्टली याद नहीं है। हेक्टर मुनरो उसका मतलब कमांडर था उस आर्मी का, उसने उस कमांडर ने डिफीट कर दिया था उसको, टीपू सुल्तान को आया गुस्सा। तो क्या हुआ, हेक्टर मुनरो के बेटे को जब टाइगर ने मार दिया ना, तो एक मुझे मतलब स्टैचू बनवाया टीपू सुल्तान ने, कि एक ऐसा स्टैचू बनवाया जिसमें एक ब्रिटिश सोल्जर को अटैक कर रहा था टाइगर, वही सिंबलाइज करने के लिए, मतलब चिढ़ाने के लिए बनाया था। इससे बहुत तनकीद होता। अच्छा जी, तो अब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडियन कंपनी थी 64 के बाद, बैटल ऑफ बुक्सर के बाद, बहुत मतलब प्लेसी और बुक्सर ये दोनों याद कर ले, प्लेसी बुक्सर 57 64 डेट्स याद कर ले तो अच्छा है।
डेट्स याद कर ले तो अच्छा है, लेकिन अगर मतलब मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको 4 मार्क्स में आ जाए और इन्फॉर्मेशन, तो आपको ये डेट्स याद होना जरूरी नहीं है। आप 4 और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन डेट से अच्छा इंप्रेशन बनते हैं। तो ये आसान सी डेट्स है 57 64 याद होनी चाहिए आपको अब तक। चलिए भाई, एक्सप्लोइटेशन ऑफ बंगाल 64 के बाद बैंक हुआ ये कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने जो गिफ्ट बता रहा था, ये बहुत सारे गिफ्ट्स ले लेते थे, इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, लोकल मार्केट्स को एक्सप्लॉइट कर दिया था, जिसकी वजह से बंगाल में सीरियस फेमाइन आया, बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को हटा दिया गया उससे। मुझे में नवाब ऑफ ऊद भी किए थे, नवाब ऑफ ऊद। आपकी इंफॉर्मेशन सही शायद सही है, 2 मिनट में देख के बताता हूँ। बैटल ऑफ बुक्सर में आई थिंक नवाब ऑफ ऊद, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नवाब ऑफ ऊद और उसके साथ शाह आलम यानी मुगल एम्पायर के साथ। लेकिन अगर शाह आलम लिख देंगे मतलब वो नहीं होगा, क्योंकि अगर लेकिन आप मीर वो लिख देंगे नवाब ऑफ ऊद, जबरदस्त। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, आमिर्स को इनके साथ सिंध के साथ एक पीस ट्रीटी हुई थी, आमिर्स को प्रोवोक किया इन लोगों ने, इनको हुआ ये था सिंध की कॉज, मैं कॉज ये बहुत छोटी छोटी इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, जब मतलब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एनेक्सेशन ऑफ सिंध में क्या हुआ था भाई कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश के सारे ट्रूप्स मार दिए, ब्रिटिश की बेइज्जती, और इन्होंने कुछ अपनी मतलब थोड़ा सा वो करने के लिए, थोड़े से क्या नाम है, क्या कहते हैं, इज्जत अपनी बनाने के लिए थोड़े एनेक्सेशन की पॉलिसी इन्होंने डाली। 1809 में ये याद करने की जरूरत नहीं है, 1809 इसमें एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी भाई सिंध के साथ। लेकिन इन्होंने पता है ब्रिटिश पीस ट्रीटी के दौरान अटैक तो नहीं कर सकते इनकी, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत बेइज्जती होगी। तो क्या किया इन लोगों ने कि ना जी, इन्होंने आर्मर्स ऑफ सिंध को प्रोवोक किया, सर चार्ल्स ने, याद कर ले, सर चार्ल्स नेपियर। अगर आ गया ना क्वेश्चन वाई वाज सिंध एनेक्स्ड, ऐसे कभी ये हमेशा 4 मार्क्स में आएगा, ये 7 मार्क्स में नहीं आ सकता। लेकिन अगर 7 मार्क्स में आया तो पूरा आ सकता है ब्रिटिश की पूरी एनेक्सेशन का, जिसके आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब जी तो 43 में ब्रिटिश रेजिडेंसी पे आमिर ने अटैक कर दिया, और ब्रिटिश ने बोला मिल गया बहाना, और ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया सिंध पे। पंजाब में भाई क्या हुआ, रंजीत सिंह ना अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे, और इनकी ना एक ट्रीटी भी साइन हुई थी ब्रिटिश के साथ। तो इन्होंने क्या किया कि ना, ब्रिटिश जब इनकी इंतकाल हुआ रंजीत सिंह का, बहुत सारे डर रहे थे कि ब्रिटिश कहीं हमें कब्जा ना कर लें, जो मतलब नए सिख रूलर्स थे। तो उन्होंने क्या किया कि ना, ब्रिटिश पे अटैक किया। 46 में ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने तबाही मचा दी। ब्रिटिश पे जो भी अटैक करते उनके पास मॉडर्न इतने किसी के पास नहीं थे कि मतलब और एक और वजह इसकी थी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में था, मतलब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, जिसमें उनसे मतलब बहुत सारे उनके इकोनॉमिक गेन था और बहुत इकोनॉमिक एडवांटेज था। गाइस यकीन करिए, ये चैप्टर मैंने इतनी डिटेल से कभी कराया नहीं है, ये 10 मिनट में निपटाता हूँ मैं चैप्टर, लेकिन इतनी डिटेल से कराने के लिए कम से कम प्लीज गाइस, ये आपको याद होना चाहिए मेरे कराने के साथ साथ। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यही याद रह जाए। इसके बाद जो ब्रेक होगी ना, इसमें आप जूस मत पिएगा, जूस पी लिएगा, लेकिन मतलब इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये देख भी लिएगा, पता चले आप लगे हुए। और इसके अगली क्लास भी अटेंड करनी है, और ये सब रिवाइज करिएगा प्लीज। अच्छा जी, NWFP डॉक्टर NWFP, ये एनेक्स अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लें इसकी, लेकिन अब इसकी हाईलाइटेड नहीं है कैम्ब्रिज की, उसमें तो मैं नहीं पढ़ूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आता है। 1952 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से 5 साल पहले, या ऐसे मतलब कोड करके याद कर लें, 52 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आया। अब जो मतलब थैंक यू। अच्छा जी, तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आया 52 में, जो लॉर्ड डेलहाउसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मतलब इंट्रोड्यूस करा है, मेल सक्सेस। इन्होंने क्या किया कि भाई जिसमें ना प्रिंसली स्टेट का ना मेल सक्सेसर नहीं होगा, यानी जैसे एक है जैसे प्रिंसली स्टेट हैदराबाद आप कर लें, प्रिंसली स्टेट कर लें, और इसके बादशाह है सर बिलाल खान। सर बिलाल खान ना का मतलब कोई बेटा नहीं है, और मतलब मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज कोई ऑफेंस ना ले इससे। जैसे मैं मुझसे एग्जांपल नहीं देता हूँ मैं, जैसे मतलब रूलर की डेथ हो जाती है कहीं की भी, और उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं होता, एडॉप्शन अलाउ नहीं थी, मतलब नेचुरल हेयर नहीं है, कोई नेचुरली बेटा नहीं है, तो फिर उसके एम्पायर पे ब्रिटिश कब्जा कर ले, उसके स्टेट पे ब्रिटिश कब्जा कर लेते थे। अच्छा भाई, तो इससे बहुत अनपॉपुलर पॉलिसी थी, मतलब इंडियंस ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, और इससे ऊद याद कर लें आप, ऊद और झांसी दो आप याद कर लें, ऊद एंड झांसी फेल इनटू ब्रिटिश हैंड्स एज अ रिजल्ट। आप ये याद कर लें, इसमें से कोई भी दो आप टेरिटरीज याद कर लें। ब्रिटिश एक्सपेंशन रिजल्ट, उनको बहुत इकोनॉमिक गेन आया था, और ये सब पॉलिसीज जो यहाँ पर आप देखेंगे, ये सब हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कवर करेंगे। आप यहाँ पर देखें, 2 बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है। सालार, यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सालार,
पूछिए सालार साहब। सर आप अच्छा पढ़ा है। यार प्लीज ये फजूल कामों के लिए आप हाथ खड़े ना करिए। टीपू सुल्तान, हु वाज टीपू सुल्तान, क्वेश्चन आता है। अच्छा भाई, टीपू सुल्तान के फादर का नाम हैदर अली था। अगर याद करने तो कर, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ मेन मेन पॉइंट बताता हूँ मैं। भाई मिसोर के टीपू सुल्तान मतलब बादशाह थे, और ब्रिटिश को इनको हराने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब भाई टीपू सुल्तान का बिलीफ ये था कि ब्रिटिश को हराने के लिए मुझे इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए कि ब्रिटिश को मैं हरा सकूं, मतलब मुझे हाई मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए ब्रिटिश को हराने के लिए, ये इनका बिलीफ था। जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे कैनन्स बनवाए, बहुत सारे उन्होंने बनाए ब्रिटिश को हराने के लिए, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने उनके प्रोपेगेंडा से उन्हें मतलब डिफेम करने की कोशिश की। 50 कैनन्स और 1 लाख कैनन बॉल्स इन्होंने बनाई। 10 सीज इंजन, रॉकेट्स भी थी इनकी सोल्जर्स के पास, हैंड गन्स भी थी, जो ब्रिटिश के बाद टेक्नोलॉजी, मतलब इंडियन में सबसे पावरफुल इंडियन जो था ना, टीपू सुल्तान ही था। और उसके रंजीत सिंह, ही फॉट विद बरेलवी है, रंजीत सिंह फॉट विद बरेलवी एंड नाउ ही इज हियर बाय सारा सिद्दीकी। क्वेश्चन आया भाई। भाई रंजीत सिंह रूलर था सिखों का, और वो इधर ही है, पंजाब का रूलर था, वो पंजाब पे हुकूमत करता था जी। उसकी डेथ हुई थी तो 43 में शायद। आपको ये मतलब याद हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये देखिए बहुत छोटी छोटी सी हैं ये, तो मतलब 46 में इनकी जब डेथ हुई तो ब्रिटिश पे अटैक कर दिया। ये इनके जो मतलब जो सक्सेसर्स थे उन्होंने अटैक कर दिया, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। भाई ये रंजीत सिंह 46 में इनका इंतकाल हुआ था, 39 में, सॉरी 39 में हुआ था, और इन्होंने 46 में मतलब अटैक किया था सिख रूलर में, जब ब्रिटिश थ्रेट आया था उसका। 39 में इंतकाल होता है, लेकिन ये बात याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छी बात आपको नॉलेज है, लेकिन इस बात के कोई मतलब वो जरूरी नहीं है कि 39 में इनका इंतकाल हुआ था। आप अपनी समझ के लिए इसको याद कर सकते हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ दूसरे उस पर, टीपू सुल्तान कंटिन्यू करता हूँ। भाई टीपू सुल्तान बहुत मतलब इन पे प्रोपेगेंडा होता था, कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, प्रोपेगेंडा हुआ इनके खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश क्या है कि भाई इनको हमने मार मार के थक गए। इनके खिलाफ ब्रिटिश ने बहुत सारी बैटल्स की थी, 5+ बैटल्स की थी, फिर भी ब्रिटिश नहीं हरा पाए। तो ब्रिटिश ने कहा भाई हम तो इनको हरा नहीं पा रहे, तभी तो ब्रिटिश ने इनके मतलब प्रोपेगेंडा, मॉन्स्टर ऑफ मिसोर इनका नाम मतलब मशहूर कर दिया। टीपू सुल्तान का मॉन्स्टर ऑफ मिसोर है जी ये। लेकिन इनके जो अपने फॉलोअर्स थे उन्होंने लायन ऑफ मिसोर कहते थे, शेर, और ये थे भी शेर, बहुत शेर आदमी थे। अच्छा जी, तो इन ब्रिटिश ने बहुत डिफेम करने की कोशिश की, और मतलब इनकी डिक्लाइन इसलिए आई क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट रूलर के साथ लड़े थे। निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास, ये दोनों याद कर ले, इनसे इन्हें बहुत सारी अटैक्स फेस करने पड़े, जिसकी वजह से ये बहुत वीक हो गए। और 1791 में सर हेक्टर मुनरो ने इन्हें डिफीट कर दिया एक बार। और वो टाइगर वाली एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, मैंने आपको एक ऐसी नॉलेज के लिए दे दी थी, आपके मतलब थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। और उनकी फाइनल डिफीट 98 में आई, 2 साल पहले, 80s में, 2 साल पहले, जब मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मतलब डिसीव किया था, और मीर सादिक ने 98 में इनको मतलब बीट्रे किया था, जिसके बाद इनका डिक्लाइन आ गया। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है गाइस, बिल्कुल फुल तरीके से खत्म हो चुका है। अच्छा जी, अयानिक का क्वेश्चन है, टोटल 4 बैटल नहीं हुई थी जिसमें से लास्ट बैटल में हारे थे। टोटल 4 बैटल्स, अयान नीदर विल आई कंफर्म नॉर विल आई डिनाई। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो कर लें, लेकिन इसमें आप ये लिखेंगे द ब्रिटिश फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट टीपू सुल्तान बट वर अनसक्सेसफुल, लिख सकते हैं आप। लेकिन आप ये आपकी नॉलेज है बहुत ज़बरदस्त। 4 एंजेलो मैसूर वॉर्स जी, 4 वॉर्स ही थी, 4 वॉर्स ही थी, 4 वॉर्स ही थी गाइस, 4 वॉर्स ही थी। प्लीज गाइस यू आर फ्लडिंग माय चैट बॉक्स। अच्छा जी, 4 वॉर्स ही थी, सही है। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, आप देख सकते हैं, मैंने सब बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, देख लेगा इस डिटेल्ड क्वेश्चन में। ये देखिए जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, औरंगजेब वॉर, मतलब कोई भी ऐसे रीजन तो आप उसको डिस्क्राइब करके, ये पूरे हर रीजन पे बहुत से बुलेट पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ है, ये मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, इसका हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिसका भी सवाल है इस चैप्टर का जल्दी जल्दी पूछिएगा, इस 8 बजे से पहले 6 मिनट में जो पूछना है पूछिए, जल्दी करिए, जो एक्सप्लेन करवाना है वापस करवाइए, जो ये 8 मिनट में। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे रिलीजियस रिफॉर्म्स। जनरली व्हाट मार्क्स क्वेश्चन कम्स ऑन टीपू सुल्तान। मोहम्मद साहब, टीपू सुल्तान पे हमेशा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हु वाज टीपू सुल्तान। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर चैप्टर एंड।
Congratulations guys, स्माइल कमेंट। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। When will we start past paper? भाई आपको मैं 4 दिन में पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कवर करा रहा हूँ। क्लास के एंड में पास्ट पेपर्स का आपको जनरल व्यू दूंगा, एक मार्किंग स्कीम की क्लास भी लेंगे अगर इंशाल्लाह। हु वाज टीटू मीर? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है सामने, थैंक यू सो मच इसाम, आई हैड फॉरगॉट अबाउट दिस क्वेश्चन। टीटू मीर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनको डिस्कस करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इन पे भी आता है यार, बहुत अच्छा पढ़ाया है, सब समझ आ गया है तकरीबन, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, तो अच्छा जी हम पढ़ेंगे इसाम टीटू मीर स्टूडेंट ऑफ हाजी। जी जी बिल्कुल सही आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये जी। हाँ उस्मान, 2 मिनट उस्मान साहब, अभी प्लीज चैट बॉक्स में अभी प्लीज अभी तो रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाए, टीटू मीर करा दो फिर वापस। टीटू यार आप लोग लगे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छा जी, टीटू मीर साहब कौन थे भाई? टीटू मीर साहब थे एक फॉलोअर टीपू सुल्तान के, बहुत सॉरी उसके अहमद शहीद बरेलवी, अहमद शहीद बरेलवी के बहुत मतलब फॉलोअर थे। बहुत बड़े फॉलोअर थे सैयद अहमद शहीद बरेलवी के। 1922 में सॉरी 1931 में एक उन्होंने नहीं 27 में उनकी कार्रवाई शुरू हुई भाई, वो हद से आए मतलब 1827 याद कर रहे हैं, 1827 1827 1827 और 1827 1827 सिर्फ याद करें इसका, टीटू मीर का। 1827 में क्या हुआ कि भाई आपको याद हो गया, मुझे पता है अगर आपने सुना तो बहुत गौर से। अच्छा भाई 1827 में इन्होंने अपनी आर्मी जमा करना शुरू कर दी और 15,000 की आर्मी जमा की इन्होंने। अटैक टीटू मीर ने फिर मतलब अटैक किया 31 में ब्रिटिश, इन्होंने एक बैम्बू फोर्ट बनाया और 31 में 1931 4 साल बाद 1927 आर्मी जमा करने के 4 साल बाद जब इन्होंने बैम्बू फोर्ट बनाई हुई थी तो ब्रिटिश ने एक आर्मी भेजी तबाह करने के लिए बैम्बू फोर्ट को। सैयद टीटू मीर की आर्मी ने तबाही मचा दी और पूरी बैम्बू फोर्ट को तबाह कर दिया। ये बैम्बू फोर्ट नार के बेरी में थी। ये इन्फॉर्मेशन आपने दी है अभी लाइबा, ये इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब लिख सकते हैं आप, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ 1930 सॉरी 1831 1931 गलती से मैंने बोल दिया था जी। 1831 में ये सब कार्रवाई। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट्स। जी गाइस आई एम बैक, सॉरी गाइस वो एक डिस्टर्बेंस आ गई थी। अच्छा जी ये टीटू मीर ने एक बैम्बू फोर्ट बनाई 31 में ब्रिटिश को तबाह करने के लिए भेजा और टीटू मीर ने पूरी आर्मी को तबाह कर दी जो ब्रिटिश की थी। अच्छा जी फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने और बड़ी आर्मी भेजी कैनन्स। ब्रिटिश टीटू मीर के फॉलो बहुत डिटरमिन्ड थे यार, लेकिन तलवार बाज कैनन्स गन्स और उन्होंने भेजी, तबाही मचा दी टीटू मीर के, मतलब ऐसा एंड आ गया टीटू मीर का, उन्हें मारे गए। ब्रिटिश कमांडर ने तारीफ की, बहुत ब्रेव लीडर है टीटू मीर। अच्छा जी अब मैं आपके क्वेश्चन वापस से, हु वॉज मीर मिठार अली? जहरी साहब ये कौन है भाई, पहली बार नाम सुना मैंने, मीर मिठार अली। अच्छा जी एक और है सर, अब 8 तो 9 तो ब्रेक है ना, अयान ब्रेक तो था लेकिन ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया तो आधे घंटे की ब्रेक मिलेगी, आधे घंटे की क्लास में और ले रहा हूँ। रियल नेम ऑफ टीटू मीर, रियल नेम ऑफ टीटू मीर सैयद मीर निसार आई थिंक, मीर मिठार अली सैयद मीर निसार थे शायद यार, ये टीटू मीर सैयद मीर निसार थे, आपके गलत इन्फॉर्मेशन है सर जी। सैयद मीर निसार इनका असली नाम था। टीटू मीर असली नाम लिखने की जरूरत है नहीं, सबसे पहली बात तो ये सवाल बनता ही नहीं है, मतलब 4 मार्क्स में लिख सकते हैं लेकिन जो काम की चीज मैंने आपको बताई है वो लिखे, वॉर्स के बारे में बताएं, इनकी ताकत के बारे में बताएं, इनके 15,000 फॉलोअर्स के बारे में बताएं, इनके बैम्बू फोर्ट के बारे में बताएं, ये आप बता रहे हैं यार इनका ये असली नाम था। भाई आप पता चलना चाहिए, आप मुझसे पढ़े, आप हाई क्वालिटी की मतलब वो ले रहे हैं। अच्छा जी